अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि वक्ती तौर पर आती हैं और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती हैं, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि प्रिवेल करती हैं और बहुत सारे लोगों के लिए एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल होती हैं। ऐसी ही बीमारियों में एक बीमारी है ज़ियाबीतस या फिर शुगर, जो कि पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कॉमनली पाई जाने वाली बीमारी है और बहुत सारे लोग इससे इम्पैक्टेड हैं। यहाँ तक कि WHO के मुताबिक हर 5 में से चौथा शख्स जो है वो या ज़ियाबतीस का शिकार हो चुका है या फिर होने वाला है। एक्चुअली इसको कॉमनली कहा जाता है शुगर, और जैसे कि नाम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मोर देन नॉर्मल हो जाता है। जो भी खुराक हम खाते हैं उससे हासिल होने वाली ब्लड ग्लूकोज या फिर शुगर जो है वो हमारे जिस्मानी खुलिये यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इंसुलिन का काम है इस शुगर को ब्लड से आपके सेल्स तक ट्रांसफ़र करने का। लेकिन अगर इस प्रोसेस में कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए तो आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो मोर देन नॉर्मल हो जाती है और आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर उमर वहाब साहब, जो कि माहिर अमराज शुगर और मोटापा हैं। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं उमर डायबिटीज़ फाउंडेशन के। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे दूसरे गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला साहब हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन हैं इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। इसके साथ साथ ही इज़ अ फैमिली फिजिशियन। सर, आपको भी प्रोग्राम में ज्वाइन करते हुए हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर उमर आप बताइएगा कि हम ज़ियाबतीस के बारे में बात करने जा रहे हैं, शुगर के बारे में। तो ये बीमारी है क्या, और आप इसकी जो मेन अक़साम है उसके बारे में भी बताइएगा कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में बेसिकली फ़र्क क्या है। थैंक यू सो मच आपका आज को जो है वो इनवाइट करने के लिए। और जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि डायबिटीज़ जो है वो आने वाले दिनों में शायद बहुत बड़ा अलमिया बनते जा रहा है, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में अब शामिल हो चुका है जिसमें तकरीबन बहुत हाई नंबर्स जो हैं वो डायबिटीज़ के हो चुके हैं। सही। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें आगाही होना। डायबिटीज़ जो है वो 3 बेसिक इकसाम्स की होती है, जिसको एक को टाइप 1 कहते हैं, टाइप 2 कहा जाता है, और हमल के दौरान एक होती है। जी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइएगा जो कॉमनली पाए जाने वाली टाइप 1 और टाइप 2 हैं उनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। टाइप 1 जो है वो डायबिटीज़ है कि जिसमें इंसुलिन पहले दिन से ही या पैंक्रियास या जो लबलबा है वो इंसुलिन नहीं बनाता। सो ऐसे पेशेंट, और स्पेशली ये ऐसे छोटे बच्चों में जो है ये पाई जाती है, तो ऐसे पेशेंट को पहले ही दिन से इंसुलिन के ऊपर होना पड़ता है। ठीक है। टाइप 2 वो होती है जिसमें इंसुलिन तो बनती है मगर शायद उनकी एवरी डेली रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो इंसुलिन नहीं बना पाती। राइट। ठीक है, तो उसके मुताबिक हमें उनको ओरल पर फिर हो सकता है इंसुलिन पर भी पेशेंट को डालना पड़े। मगर इन दोनों टाइप्स की सबसे बेसिक चीज़ जो है वो उनकी डाइट और एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड है। जी, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर अहमद साहब, आप ये बताइएगा कि डॉक्टर उमर ने जैसे कि कहा कि हम लोग जो है बहुत तेज़ी से हमारे मुल्क में डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। 7 साल पहले हम टॉप 10 कंट्रीज़ में भी नहीं थे, लेकिन अब हम चौथे नंबर पर आ चुके हैं। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ इस कदर बढ़ गई है? देखिए, ये शायद कहना गलत होगा कि सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ रही है, वर्ल्ड ओवर जो है वो डायबिटीज़ बढ़ रही है। और जिस तरह के अब हम एग्जामिन कर रहे हैं कोविड का आउटब्रेक दुनिया में, और कोरोना का जैसे वबाई अमराज फैलते हैं, वैसे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके भी एपिडेमिक्स होते हैं। इनको स्लो या मॉडर्न एपिडेमिक्स कहते हैं। यानी कि अब आप देखें कि ओवर द ईयर्स जो चेंजेस आई हमारे लाइफस्टाइल में वो ट्रांसलेट हो रही हैं अब हमारी सेहत के मसाइल की शक्ल में। ये सिर्फ डायबिटीज़ के साथ नहीं है, ये दिल के अमराज, ये हाई ब्लड प्रेशर, ये वेट के जो ओबेसिटी है, ये सारी चीज़ें स्लो एपिडेमिक्स हैं। तो आज से अगर आप देखें कि 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग थे, उनकी डाइट कम्प्लीटली डिफरेंट थी। बहुत हेल्दी डाइट थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और वॉक करते थे। हाँ जी। अभी हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जो कि लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ डिजीज। जो मेन कल्प्रिट अगर आप किसी एक चीज़ को
कह सकते हैं वो हैं ये जो आपकी प्रोसेस्ड शुगर्स हैं। हाँ। और वो हम चाहते हुए ना चाहते हुए हर चीज़ में कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखें कि कहीं, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले मैं एक फ्री मेडिकल कैंप लगाने बड़े ऐसी जगह पे हम गए जहाँ पे कई घंटे की हाइक करके वहाँ दवाइयाँ गधों पे लाद के हम पहुँचे। और उधर जब वहाँ के गांव वालों ने हमारी खातिर तवाज़ो की तो उधर भी उन्होंने हमें यही वाली कोल्ड ड्रिंक्स जो हमें यहाँ मुयसर होती है, मैंने कहा भाई गांव में तो लस्सी पिला दो। हाँ। तो ये चीज़ें इतनी इन्फिल्ट्रेट कर गई हैं गैर महसूस तरीके से कि हम चाहते हुए ना चाहते हुए ये कंज्यूम करते रहते हैं। प्लस हमारा कल्चर खाने के गिर्द बहुत घूमता है। बिल्कुल, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर एंजॉय करना है तो लेट्स गेट टुगेदर ओवर अ कप ऑफ टी या फिर खाने की बात की जाती है। तो इट्स ऑल फूड, डेथ, मैरिज, बर्थ, हर चीज़ हम खाने सेलिब्रेट करते हैं। सही। और उसकी वजह से फिर मीठा भी बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है। सही। और हमारी कोर डाइट का पार्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स इतनी हाई मिकदार में है, स्टेप फूड हमारा जिसमें चावल और आटा है, ये भी बहुत सारी कार्ब्स कैरी करते हैं। तो ओवरऑल मतलब एक तो हम ख़राब चीज़ें रहे हैं और फिर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि उनको हम कंज्यूम कर पाएँ। या तो आप इतनी हाई कैलोरिक डाइट लें और फिर पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। हम वो खा पी के वही बैठ जाते हैं। किसी ज़माने में होता था कि लोग पीपल हैड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वॉक। अब तो आपको पता है हर जगह से वैगनें चल रही हैं, गरीब आदमी भी जो है वो मोटरसाइकिल ख़रीद लेता है 2000 रुपए जिसके पास है। तो वो लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंज हुआ है। सही। अच्छा डॉक्टर उमर साहब, अब मुझे ये बताइएगा और आवाम को भी डेफिनेटली लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन सी अलामात हैं कि अगर आप में पाई जाएं तो आपको शुगर के टेस्ट करवा लेने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बहुत सारे लोग किसी और मर्ज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेटेड आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या अलामात सब में पाई जा रही होती हैं या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये साइलेंटली डिजीज़ चल रही होती है? क्योंकि न्यू स्टडीज़ के मुताबिक अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स हाई आ गई हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत अरसा पहले आपकी बॉडी में ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाज देयर और अब ये सामने आ रही है। तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी अहम बात आपने हाईलाइट की, जो आपने कहा कि जो तकरीबन 5 से 10 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें आपकी चीज़ें आना जो है वो शुरू हो चुकी होती हैं। सही। और इसके पीछे जो है रीज़न, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मोटापा है वो सबसे बड़ी वजह है इसकी। सही। सो मोटापे को जो है वो कवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि कम से कम एक्सरसाइज और अपनी डाइट में आपको एहतियात जो करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। ठीक है। और सेकेंडली जो आपने पूछा है कि ये हमें डायग्नोज कब करनी है, सबसे इम्पोर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री को देखना है। हाँ, आपने फैमिली हिस्ट्री देखी, क्योंकि आई हैव सीन पेशेंट्स हियर जिनकी उम्र तकरीबन 40-45 साल में हुआ करती थी। बच्चों में भी अब ऑलमोस्ट आई हैव सीन विद द एज ऑफ 18 इयर्स, सही, बहुत यंग लोगों में टाइप 2 डायबिटीज जो है वो डायग्नोज की गई है। सही। सो टाइप 2 ही को रोकना है आपने, क्योंकि टाइप 1 जो है वो तो जेनेटिक है। सही। ठीक। सो आपने उसके लिए ये देखना है कि उसको अगर किसी बच्चे को भूख का बार बार लगना या प्यास का बार बार लगना या उसका वेट का लॉस होना या उसकी आंखों में धुंधलापन आना, ये चीज़ें ऐसी अलामतें हैं जिसमें इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल को रब्ता करना चाहिए। और आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर है और मोटापा साथ चल रहा है तो उसको आपने अर्जेंटली इस चीज़ को देखना है। तो आपका रिस्क जो है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज कर जाता है। फिर उसकी डायग्नोसिस के लिए आपके पास इन्वेस्टिगेशन की चॉइस होती है। सबसे इम्पोर्टेंटली फास्टिंग शुगर लेवल्स जो हैं उसको कराना चाहिए, ठीक है। और वो 2 दिन कंसेक्यूटिव। हाँ जी, शुगर चेक करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो खुद ही अपनी शुगर रैंडमली जब भी उनका दिल किया जो खाया पिया और फिर उन्होंने शुगर टेस्ट कर ली। तो प्लीज़ आवाम को ये भी बताइएगा कि क्या राइट टाइम है अपने ब्लड शुगर लेवल्स को टेस्ट कराने का? फास्टिंग जो ब्लड शुगर लेवल्स चेक किए जाते हैं और रैंडमली, उनमें क्या फ़र्क है? HbA1c की आपने बात की, OGTT के बारे में भी कुछ बताइएगा हमें। फास्टिंग रिकमेंडेड है। सही। अगर किसी को ये सारी अलामतें आ रही हैं या इनमें से एक भी अलामत आ रही है और उसके साथ फैमिली हिस्ट्री एसोसिएटेड है तो इमीडिएटली जाकर, बड़ा आसान सा टेस्ट है, आप किसी भी टाइम पे सुबह नहार मुँह चले जाएं और जाकर किसी भी लैब से फास्टिंग लेवल जो है वो चेक करा लें। बहुत रीजनेबल टेस्ट है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। देन फिर आपके पास जो अगली ऑप्शन है वो HbA1c की है। सही। जो ADA और जो ESD की
गाइडलाइंस बताती हैं वो ये कहती हैं कि HbA1c पिछले 3 माह का रिजल्ट आपको बता देती है। बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ें आपकी बहुत पुरानी चल रही हैं तो आपने ये देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो HbA1c इज द बेटर ऑप्शन। और रफली आप प्लीज रेंज भी बता दीजिएगा कि फास्टिंग की कितनी रेंज होनी चाहिए और रैंडम की कितनी रेंज होनी चाहिए, क्योंकि लोग जब खुद चेक करते हैं तो दे वांट टू नो। ये बड़ी अहम चीज़ है। फास्टिंग जो है अगर किसी देखिए अब इसमें डायबिटिक रेंज अलग होती है। हाँ जी, इसमें और एक प्री डायबिटीज एक जो प्री डायबिटीज होती है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि हम किस लेवल पर रुके हुए हैं। ठीक है, अगर किसी की फास्टिंग लेवल्स 7 मिलीमोल्स, या अगर इसको आसान अल्फाज में क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है वो mgs के ऊपर एवेल्युएशन की जाती हैं, तो अगर किसी की फास्टिंग 128 से ऊपर आ गई तो उसको डायग्नोज केस है डायबिटीज़ का। सही। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी की जो रैंडम है वो 188 से ऊपर आ गई 188 मिलीग्राम से, तो दैट मीन्स के वी हैव टू ओपन अप नाउ कि देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन। ठीक है, सो इसको आपने फिर रिवर्स की तरफ लेकर आना है। और सेकंड जो मिथ्स हैं उसको रिमूव। हाँ, मिथ्स पे भी मैं बात करना चाहूंगी। डॉक्टर अहमद से मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो कम्युनिटी मेडिसिन से है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का। तो ये भी बताइएगा कि ये जो मिथ है कि मैं शुगर अवॉइड कर रहा हूँ, मैं शुगर नहीं खाता तो मुझे शुगर नहीं होगी, या फिर कुछ लोग कहते हैं मैं मिठाइयाँ बहुत खाता था, मीठा बहुत खाता था जिसकी वजह से मुझे शुगर हो गई। तो इसको ज़रा प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिएगा, आवाम को बताइएगा कि क्या शुगर खाने से शुगर हो जाती है? पहली चीज़ ये है कि जो फैमिली हिस्ट्री है और जो हमारी मौरूसियत है, जो हमारे जेनेटिक्स हैं, वो बड़ा की फैक्टर प्ले करती है कि हमारी कैसे आउटकम इसकी होगी। एक बड़ा अच्छा फिक्रा मैंने कहीं पढ़ा था कि जेनेटिक्स लोड द गन, लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। राइट। तो हम अपनी अपनी लोडेड गन्स लेके फिर रहे हैं। सही। अब हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा इस पे डिपेंड करता है कि वो गन चलेगी या नहीं। सही। और कब चलेगी। और कब चलेगी। सही। तो सबसे अहम चीज़ है जिसके लिए आपको किसी डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं, वो है लाइफस्टाइल चेंज। ठीक है। अगर वाई वेट देखें, दूसरी बात यह है कि जो हमारा सेल्फ इमेज है वो मोटापे का है या दुबलेपन का है या नॉर्मलसी का है, वो इंतहाई ज़ाती मामला है हमारा। सही। लेकिन सेहत के लिए जो डेली फिजिकल एक्टिविटी है वो 20 to 30 मिनट्स एवरी डे, एटलीस्ट 5 days a वीक, वो सबको करनी चाहिए। उसमें इसमें अहमियत नहीं है कि आप देखने में कैसे और नो डायबिटीज, वर्कआउट, वो आपने एक्सरसाइज करनी है। और देखिए, हेल्थ में देयर आर नो टारगेट्स। अगर आप एक अच्छी आदत लाइफस्टाइल चेंज के लिए अपना रहे हैं तो आप उसको जारी रखेंगे। बिल्कुल ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं जी इस टारगेट को अचीव करके तो फिर आप फिर छोड़ देंगे उसे, वापस अपनी गंदे लाइफस्टाइल पे जाएंगे। तो वो लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना है। इसके साथ अगर कोई डायबिटिक नहीं है और वो मीठा खाता है तो उसकी बॉडी में वो कोई ऐसी चेंज नहीं लाएगी। हैविंग सेड दैट, जब हम ये देखें, इंसानी जिस्म जो था वो ये सुक्रोज खाने के लिए बना नहीं था। वो जो था फ्रुक्टोज ले लेगा या और सोर्सेज से जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेगा। ये जो हमने इसको इतना रिफाइन करके शुगर्स को और उनकी सबसे जहरीली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, उसकी वजह ये है कि इट इज़ एडिक्टिव। सुक्रोज इज एडिक्टिव और एडिक्टिव चीज़ें बिकती अच्छी हैं। तो आप देखें कि ये अब जैसे एडवर्टाइजमेंट जो सारा कारोबार है वो जब फ्रॉइड की साइको एनालिसिस की थ्योरी आई उसके बाद बूम किया। तो इसी तरह जो आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो ऐसी चीज़ें बेचने के लिए तलाश करता है जिनकी एडिक्शन हो जाए। इनिशियली शुरू में जो सिगरेट्स थे और जो आप फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, ये एज ड्रग्स प्रिस्क्राइब हुआ करते थे। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब सिगरेट्स कि जी आपको गैस हो रही है, आप सिगरेट पी लें। अच्छा। ओवर ईयर्स इनके यूज से जब इनको नुकसानात पता लगे और वो बात आई तो फिर हमें पता लगा कि इसके कितने नुकसान हैं। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं, पहला काम रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे, इससे ऊपर आपका बोनस है। और डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि जो डायबिटिक्स जो के डाइट यूज करते हैं वो बेसिकली एक बहुत ही हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट है जो कि नॉर्मल इंसान को भी यूज करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स विद प्रोटीन्स और हर चीज़ की वेजीज हमें खानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर उमर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है, और क्या प्री डायबिटीज़ जब आपको होती है तो उस लेवल पर इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि वंस यू आर डायबिटिक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक, लेकिन प्री डायबिटीज के स्टेज पे आई थिंक हम लोग डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? आप ये बताइएगा कि दोनों टर्मिनोलॉजीज में क्या फर्क है?
प्री डायबिटीज़ HbA1c जो है वो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर कोई इंसान HbA1c जो है वो करवाता है उसकी 5.8 से लेकर 6.5, बिकॉज 6.5 से ऊपर चला जाए तो वो डायबिटिक रेंज हो जाती है। तो 5.8 से 6.5 किसी की अगर HbA1c आ रही है तो दैट मीन्स कि वो पेशेंट जो है वो उसको डायबिटीज़ होने का इम्कान मौजूद है। सो ये तकरीबन 5 to 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। सही। आपने या जिसमें ये पेशेंट्स ने ये देखना है कि इसमें उसको ऐसी चीज़ें जैसे कि उन्होंने फरमाया कि डाइट और एक्सरसाइज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप देखें कि किस वजह से ये आपकी लेवल्स हाई हो रहे हैं और इट ऑलमोस्ट 10 साल जो है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करते गई और जो बीटा सेल्स हैं जब किसी को डायग्नोसिस होती है तो ऑलमोस्ट 50% बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। और जो आजकल की थीम चल रही है डायबिटीज़ की वो एक ही है कि आपने मोटापे को जो है वो कम करना है, अपने बीटा सेल्स की रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना है और बीटा सेल्स को आपने रोकना है और डैमेज होने से। सो डाइट और एक्सरसाइज करेगी। अगर पेशेंट की कोई नीड है इस पे ऊपर आकर और खाने पीने में एहतियात करें, आपके पास बहुत से अच्छी ऑप्शंस हैं जैसे इन्होंने कहा। वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त जनरल असम्बली के हवाले से मुनाक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Specifically in terms of the 21st century and where we stand and its importance, I'll cite you two different things which will reflect for you the importance of this particular topic and the need for increasing regional trade from our point of view, i.e. the government of Prime Minister Imran Khan and PTI. When you wrote the manifesto of the party, I remember this was 2013, this is the first time the party was going in to participate in a very big manner. In the elections, we ended up forming the government in one of the provinces also. We had identified what the key growth drivers for Pakistan's economy could be. And we had three different growth drivers identified there. One of them was regional trade. That's how central we believe it is to the future prospects and the prosperity of the people of Pakistan and of the people of the region. Then a few months back, I presented as planning minister I made a presentation to what is called the National Defense Council. It has all the top national leadership of the country in it. And I laid out for them what our vision was for increased connectivity, both south-north, starting from Gwadar, going up north, and east-west connectivity. And in our opinion, there are significant decisions that need to be taken to fully utilize this trade potential in terms of creating an infrastructure of connectivity, which would include, of course, road linkages, rail linkages, air linkages, fiber optic cables running through the system, but also the software of connectivity, the ease of travel from one country to another, the visa regimes which are applied for the members or the citizens of these countries, and particularly the business people of these countries. And if we are able to do that, we will be able to lift the people in this region and provide them the prosperity that each one of us aspires for and that they deserve. Unfortunately, our region has one of the lowest intra-regional trade connectivity in the world. In fact, it is the lowest. This is the lowest regional connectivity, regional trade of any region in the world, and that's one of the reasons why we're not being able to live up to our full potential, and hence the importance of today's session. So what I will be hoping for is that this will not just be another conference, that at the end of the sessions, we will have very specific, very tangible, actionable recommendations coming from the parliamentarians, which can be put in front of the executives of each country, and where legislation is required in front of the legislatures of each country, so that we stop talking about the theoretical potential of what can be done
and start making that potential happen in reality. So with those opening remarks, I will hand over the dice, if I may say so. I don't know whether physically we're using a dice or not, to Shandana Gulzar. Over to you, Shandana. तिजारत के फ़रोग़ के लिए ECO ममालिक को रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुतवस्सित तबके की फ़लाह के लिए काम करना तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मंशूर है। वफाकी वज़ीर असद उमर ECO पार्लिमानी असम्बली से खिताब कर रहे थे, जो आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा की। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थे अब तक की ताज़ा तरीन। As well as the Speaker of the National Assembly, who took it upon himself to reinvigorate a parliamentary friendship group with Afghanistan and to start looking at the problems at a time when we could least afford to do so. March 2020, the world did not know about COVID or as much about COVID as we do now. Sure, we have the vaccine. Certainly, we've managed to open up air corridors, freight corridors, but in March 2020, the position was very different. With the sealing of the borders, Afghan traders in particular suffered disproportionately. Being a landlocked country and trading through, at this point in Karachi, it was very difficult for Afghan traders to bring over their products, their cargo, which was stuck in Karachi, sometimes in Chaman in Balochistan. And it took as much as 40 days to bring across a container. Now, the reason we are talking about this today, it involves a large amount of transparency and honesty. Usually governments don't do that. But the reason Pakistan is doing that is that we don't want to talk anymore about the potential that we have. We actually want to harvest that potential. And so without further ado, I hope the presentation is online. All right, so there's a technical glitch in putting up the presentation, but since this is one of the few things I know by heart, I'm going to start. And we'll hand out the physical presentation. So starting March 2020, June 2020, we finalized the working group, the executive committee of the Afghan-Pakistan Friendship Group. We did not wait for Afghanistan to initiate a similar friendship group. Instead, it was a unilateral move. And usually we have seen that the failure of states to move forward is because we premise everything on bilateralism and reciprocity. But sometimes that is not a formula for success, that is simply a formula for delay. So therefore, looking at the position of Afghanistan and as well as Pakistan's obligations, both under CARIC as well as the WTO, we decided to move. We formed a loose group of about 15 to 20 members of parliament, most of them from the border areas of Pakistan, Afghanistan, whether that was Balochistan or whether it was KPK, Khyber Pakhtunkhwa. And we made small committees led by 4 or 5 members from different parties as well as the opposition. We wanted it to be a Pakistan parliamentary group, not a particularly PTI, which is the party we belong to, the governing party. We wanted this to have the backing of the entire country, and we did. And it was not easy. शानदाना गुलजार ECO पार्लिमानी सेशन से खिताब कर रही हैं। उनका कहना है कि अफगान ताजरों को बॉर्डर बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है, इस ज़िम्न में काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। Opening the one window operations of our social protection service. So this is a very exciting time in terms of the commitment, the political commitment of the government and its
ability to accrue benefits to the people of this country. You all, I'm sure, will agree that social protection is much needed, and it's a very important intervention of any government, but social protection alone is not enough. In order to aspire for holistic poverty alleviation, it is critical to aim for sustained growth and for governments to hone their ability to accrue the benefits of that growth equitably to populations. And such a transformation, we know from examples around the world, happens in an environment of good governance, in an environment where government catalyzes investments, in an environment of sound sectoral policies, and in an overall context when an honest redistributive hand of the government is committed to accruing the benefits of that sustained growth equitably to populations. Our government is working on all those fronts, and I'm very humbled to tell you that our government was able to make literally a V-shaped economic recovery even in the midst of COVID, thanks to the success of to the policies that were espoused, and we will continue to do that. Now, we recognize, as I just said, that for sustained poverty alleviation, economic growth is very important, and growth has these local drivers. So you look at different pockets of potential with respect to agriculture, with respect to manufacturing and services, and here is where tourism also has a very important role. So I'm really very delighted that this unique area, that the potential of this very unique area and its potential for poverty alleviation was squarely put on the agenda for this conference, because I think that by the time this conference ends, we should have some actionable steps for the way forward. Before I come to the actionable steps, I would just like to briefly dilate upon how our government looks at tourism, both as an engine of growth as well as a driver of poverty alleviation. Now, we are a very large country, and in terms of tourism, we have 1,000 kilometers of coastline. We have the second highest peak in the world in terms of mountains. We have deserts, we have plains, we have mangrove forests. We have one of the largest 5 rivers in the world. So in terms of geographic diversity, there is a lot to offer to the world. We are also the cradle of 3 ancient civilizations. There are many sites for religious tourism. There is great cultural diversity that tourism could exploit within this country, and not to speak of the legendary hospitality of particularly of our nation, particularly in the north. So our government recognizes that tourism has huge potential. And our government recognizes that it hits on multiple bottom lines. It is a means for growth, it is a means for job creation, it's a means for infrastructure development. Tourism enables inclusiveness within a society. It is also a means for empowering women. And therefore, the government formulated the 2020 to 2030 National Tourism Strategy. Standards were set. In many parts of the country, special institutional infrastructure was created to promote tourism. A catalytic fund was also established. The National Tourism e-portal was opened. And to facilitate tourism, our country has facilitated 190 countries of the world with e-visas, and 50 countries of the world can actually get visas on arrival as soon as they land within the country. So we genuinely believe that tourism has huge potential regionally. Now, clearly there are lots of challenges and opportunities when we talk about tourism within a regional context, within the frame of reference of ECO. Many of our countries are landlocked, and with respect to some countries, there is poor integration. There's security issues in some countries.
And many of us really struggle because the institutional infrastructure for the vocational and skills training that is a requirement and a very essential ingredient for tourism, many of our countries do not have the appropriate institutional arrangements. So we recognize that as a region, we have many challenges, but as a region, we also have many opportunities, because some of the countries in our region are very far advanced, have astute capacity to promote tourism, and I look at colleagues from Turkey in this regard, for whom tourism is a very important pillar of their economy, and they've developed the sector very well. So our government believes that there is an opportunity in terms of capitalizing of sharing of experiences, in terms of pooling of resources, that it is very possible and desirable that we develop common standards, that we find how to join the dots between our intercountry infrastructure that will be facilitated for tourism. We could potentially pool resources to develop a regional center of excellence, which can invest in building the right human resource competencies required to promote tourism. And we could also potentially have a convergence on agreements to promote tourism. So I think this meeting provides us with an ideal opportunity both to formally and informally engage on all these points. I think one of the ideal outcomes of this meeting is going to be some level of agreement on the way forward, and I really hope that we are able to achieve this. I know from where I stand in the government that tourism is really a lifeline for many regions. In the COVID context, our country has this tradition of regularly convening to look at progress on COVID-19, and our Prime Minister himself chairs meetings, and one of our chief ministers consistently raises his hand at every COVID-19 coordination meeting and asks when he can open tourism, when his region can be open for tourism, because their livelihoods entirely depend on tourism. And I'm sure that there may be many pockets within your countries where a similar situation exists. COVID-19 has hit tourism extremely hard. According to the reports of the WTTC, prior to COVID, 10.3% of the global GDP was contributed by tourism, and during subsequent to the first wave of COVID, it fell to 5.5%. Prior to COVID, 1/10 of all jobs were related to tourism, and subsequent to COVID, the greatest number of layoffs have been in the hospitality and the tourism sector. So the sector has been hit very hard because of COVID, but we also know that in the post-COVID recovery, in our efforts to build back better, tourism is going to play a very important role. Of course, as countries, we are fully committed to doing all we can to use tourism as one of the pillars to prop up our economies, but we can do even better as we work together as a region. We can do a lot better if we agree today at this conference what set of measures we are going to agree on and what are the ones that we will subsequently ensue, so that we can work as a bloc, so that we can work as one region to promote this very promising sector which can fuel our growth in the post-COVID context to build better. So once again, I want to wish you a very warm welcome to our country. I hope that you will take time out to visit Islamabad as well. And I hope that this journey that we have begun today with respect to the use of tourism as a tool for poverty alleviation is going to be a long and fruitful journey, and that we are going to agree on a number of next steps which will allow us to make concrete and meaningful action in this area. So thank you for listening to my opening remarks. We are now very keen to hear from all our delegates.
And I think we are all seated in the alphabetical order. So I would like to request our colleague, the Honorable Shenkai Karokhel from Afghanistan for her remarks. हुकूमत गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम शोबों में काम कर रही है। पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में बहुत पोटेंशियल है। कोरोना वबा की वजह से सयाहत का शोबा मुतासर हुआ, लेकिन हुकूमत ने टूरिज्म को वसअत देने के लिए 2020 ता 2030 टूरिज्म स्ट्रेटजी, नेशनल टूरिज्म स्ट्रेटजी भी तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी मीटिंग मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने के लिए बेहतरीन फोरम है। उम्मीद करती हूँ कि इस इजलास के अख्ताम तक खातिर खा नताइज बरामद होंगे। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए तखफीफ गुर्बत डॉक्टर सानिया निश्तर ECO पार्लिमानी सेशन से खिताब कर रही थी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। उसको डायबिटीज़ होने का इम्कान मौजूद है। सो ये तकरीबन 5 to 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। सही। आपने या जिसमें ये पेशेंट्स ने ये देखना है कि इसमें उसको ऐसी चीज़ें जैसे कि उन्होंने फरमाया कि डाइट और एक्सरसाइज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप देखें कि किस वजह से ये आपकी लेवल्स हाई हो रहे हैं और इट ऑलमोस्ट 10 साल जो है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करते गई और जो बीटा सेल्स हैं जब किसी को डायग्नोसिस होती है तो ऑलमोस्ट 50% बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। और जो आजकल की थीम चल रही है डायबिटीज़ की वो एक ही है कि आपने मोटापे को जो है वो कम करना है, अपने बीटा सेल्स की रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना है और बीटा सेल्स को आपने रोकना है और डैमेज होने से। सो डाइट और एक्सरसाइज करेगी। अगर पेशेंट की कोई नीड है इस पे ऊपर आकर और खाने पीने में एहतियात करें। आपके पास बहुत सी अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे इन्होंने कहा कि खाने में बहुत सी आपकी कार्ब इनटेक नहीं होनी चाहिए। आपके पास यू हैव इसके अलावा जो है प्रोटीन्स की ऑप्शन है, आप के पास वेजिटेबल्स की ऑप्शन है।
इन द मॉर्निंग का नाश्ता जो है वो सुबह नाश्ता हमेशा अच्छा करें, 2 टाइम आप ज़रा सा हल्का लें और देन डू एक्सरसाइज एवरी डे एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स अ डे, और एक कदम जो है वो तेज़ चल के वॉक करनी चाहिए हमेशा। इसको इसके ऊपर अमल करके फिर आप जो है वो रोक सकते हैं। देन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास आप जो है वो उसकी ओपिनियन लें। ठीक है, इन केस हो सकता है कि नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ रेमेडीज नाउ, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिल्कुल अच्छी दवाइयाँ पाकिस्तान में अब मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं दवाइयों के बारे में पूछना चाह रही थी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात तो हमने कर ली, लेकिन अद्वियात लेने से बहुत ज़्यादा लोग घबराते हैं। वो यही कहते हैं कि यार मैं अगर एक दफ़ा दवाइयों पर लग गया तो फिर मेरी शुगर जो है वो दवाइयों से ही कंट्रोल होगी। इस तरह से इंसुलिन के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि इंसुलिन एडिक्टिव है। आप ये बताइए कि क्या वाकई इंसुलिन एडिक्टिव है, और क्या डॉक्टर इंसुलिन प्रिस्क्राइब करेगा अगर पेशेंट को ज़रूरत नहीं होगी? ये सबसे पहले तो मेडिसिन पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंसुलिन पर आते हैं। जो मेडिसिन हैं, अब हमारे जो फिजिशियंस हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो उनके पास ऑप्शंस होती हैं। ऐसी दवाइयाँ दें जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करें। सही। डायबिटीज़ कंट्रोल करना मकसद नहीं है। सही। ये जो एसेंस है उस चीज़ को रहने दें। हमारे पाकिस्तानियों में ये होता है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करते करते जो किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं हम लोग। होता क्या है, क्योंकि एक सर्टन गाइडलाइंस आपके पास हैं, उस गाइडलाइंस के मुताबिक जो है मेडिसिन की डोसेज होती है। सो उस डोज से अगर ऊपर जा रहे हैं तो आप पेशेंट को बेनिफिट नहीं दे रहे, पेशेंट का नुकसान कर रहे हैं। सो आपने पेशेंट को एजुकेट करना है, अवेयर करना है कि दीज आर द मेडिसिन, आप इस पर रहें और अपनी डाइट और एक्सरसाइज से जो है वो कंट्रोल करें। रिगार्डिंग इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो सबसे अच्छी अर्ली ट्रीटमेंट प्लान है सारी दुनिया में। जब हम पाकिस्तान आए तो यहाँ पर आकर ये देखा कि इंसुलिन के बारे में बहुत सी स्टिग्मास हैं और बहुत से जो ये आखिरी हल है, इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म है, और ये जो है इंजेक्शन लगाने से पेन होती है, मैं सारी ज़िंदगी कैसे गुजार पाऊंगी, मेरी आखिरत आ गई, ये हो गया वो हो गया। सो वी हैव टू रिमूव ऑल दीज मिथ्स, बट देयर इज अ स्टिग्मा एज पार्ट एज द फिजिशियन इज कंसर्न्ड, क्योंकि जो हमारा फिजिशियन है वो इंसुलिन लगाते हुए भी डरता है कि पेशेंट को कहीं हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, शुगर का गिरना ना हो जाए, उसकी वजह से उसका पेशेंट ना कहीं जो है वो से चला जाए, तो वो इंसुलिन के बजाय वो लिंगर ऑन करता जाता है ओरल मेडिसिन के साथ। तो हमने एजुकेट किया अपने जो है हेल्थ केयर को कि आप प्लीज इंसुलिन इनिशिएट करें, दिस आर द प्लान, इसको टाइट्रेशन ऐसे करनी है आपने। अब बहुत अच्छी इंसुलिन की वैरायटीज आ गई हैं, बिल्कुल बहुत एडवांसमेंट हुई है मेडिकल फील्ड में, उसमें हाइपो के चांसेस बहुत थे, मगर वी डोंट हैव, अब हमारे पास अच्छी इंसुलिन हैं जो हाइपोज नहीं करती हैं। और सेकेंडली आपने आखिरी एक बात मुझसे पूछी, बड़ी अहम थी, कि लोग हमसे भी पूछते हैं कि अगर हम ये लगा लेंगे तो हम सारी जिंदगी लेना पड़ेगा या इंसुलिन पे आना पड़ेगा। आई हैव ऑलमोस्ट 40 to 50 पेशेंट्स लाइक दैट, जिसमें डायबिटीज जो है जो रिमिशन में चली गई। सही। अब रिमिशन का मतलब ये है कि ये वो स्टेज थी जिसमें वो हमारे पास डायग्नोज केस में आए थे विद डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयों से, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डायबिटीज और एडहेरेंस टू द मेडिसिन्स एंड इंसुलिन व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद उनकी डायबिटीज जो ना सिर्फ बेहतर हुई बल्कि वो अब बगैर मेडिसिन के भी चल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल हैव टू अचीव। ठीक है डॉक्टर अहमद, आप ये बताइएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आजकल देखी जा रही है, हमल के दौरान जो शुगर लेवल्स एलिवेटेड हो जाते हैं, तो वो कौन सी ख़वातीन हैं जो कि जिनको ये देखा जाता है जिनमें कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ उनको हो जाती है? क्या उनमें ऑलरेडी शुगर लेवल्स हाई होते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या उनके मोर चांसेस होते हैं कि उनको डायबिटीज़ होगी हमल के बाद भी? देखिए, ये जो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का या हमल के दौरान, वो मुख्तलिफ है जो आप रेगुलर डायबिटीज़ देखते हैं उसके साथ, और इसका कुछ ताल्लुक़ जो है वो आंवल से निकलने वाले केमिकल्स से भी होता है, बात फैमिली हिस्ट्री का भी इसमें होता है। ये कोई शर्तिया बात नहीं है कि उस खातून को हमल ख़त्म होने के बाद भी वो डायबिटीज़ रहेगी, ऑल्दो वो चांसेस बढ़ा देती है। अगेन यहाँ पे अगर कोई खातून जो इस मर्ज़ में मुब्तला रही हैं और उसके बाद वो ख़राब लाइफस्टाइल रखती हैं, और तो चांसेस हैं कि शी विल गेट बिकम अ डायबिटिक
इन द फ्यूचर। अच्छा, ये भी बताइए, कोरोना वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे पेशेंट्स ये सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि हमें डायबिटीज़ है तो हम क्या कोरोना की वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ होते हैं, जिनमें उनकी किडनीज अफेक्टेड होते हैं या डायबिटिक रेटिनोपैथी उनको शुरू हो चुकी होती है। तो क्या ये सेफ़ है कोरोना की वैक्सीन? ये प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है। देखें, बात यह है कि अगर कोई शख्स डायबिटिक है या किसी मौरूसी मर्ज में मुब्तला है तो उसको तो ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन की, बिल्कुल, क्योंकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उन अमराज की वजह से पहले ही कम हुई हुई है। तो उनको ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है वैक्सीन की, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है बनस्बत ऐसे शख्स के जिसको कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मर्ज नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि जो ज़्यादा घबराहट हो रही है वो इस चीज़ से हो रही है कि कुछ वैक्सीन जो हैं वो खून को जमा देती हैं, बिल्कुल, और वो खून जमा होके वो आंख में पर्दे में जमा हो गया, नज़र चली गई या फालिज जैसी कैफियत हो गई। ये जो है ये 0.004% से भी कम केसेस में हुआ, विच इज़ वेरी लो। यानी कि कोरोना वायरस होने के बाद 10 से ऊपर % चांसेस ये हैं कि किसी को जो कोरोना वायरस से शिकार है उसमें ब्लड क्लॉटिंग के मसाइल हो जाएं। तो बीमारी से तो कम ही रिस्क है। दूसरी बात यह है कि ये जो तमाम लोग हैं, मिथ्स हमेशा से प्रिवेल करती हैं, और एक वो अल्फा एंड ओमेगा का कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस टू चेंज। सही। ये जो वैक्सीन है ये आप इंसानी उसमें देखें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। टीबी के जो अर्लीस्ट नोन केसेस थे वो एंशिएंट इजिप्शियन से 5000 साल पुराने केसेस उनकी जो बॉडीज़ हैं उनसे आइडेंटिफाई हुए हैं, और उसकी वैक्सीन जो आई वो जाके 1900s में आई। तो आप देखें कि एक तकरीबन 4,000 साल 4,500 साल का गैप था बीमारी के इंट्रोड्यूस होने में इंसानी पॉपुलेशंस में और वैक्सीन आने में। आज हम कोरोना वायरस के आने के 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन अवेलेबल, ना सिर्फ अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को। तो इसका मतलब है कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सेफ है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और जरूर लगवानी जो चाहिए। आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है वो आप जो वैक्सीनेटर है उनसे शेयर करें और उसके बाद आपके उसके टेलर डॉक्टर उमर प्लीज हमें ये बताइएगा कि कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं बस शुगर कंट्रोल हो रही है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आंखों का मुआयना कराएं, या डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है गुर्दे आपके अफेक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग उस स्टेज पर आते हैं जबकि उनके डायबिटिक अल्सर जो हैं वो गैंग्रीन की तरफ जा चुके होते हैं। तो आप प्लीज़ ये बताइएगा आवाम को कि कितना ज़रूरी है कि वो अपने मौलिद से बाकायदगी से अपना चेकअप करवाते रहें, अपनी आंखों का, गुर्दों का और अपने लेग अल्सर्स का। इसको कंक्लूड कीजिएगा प्लीज़। जी प्लीज़। एक चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँ कि कोविड वैक्सीन के बारे में आप कह रही थी और जो स्टडीज़ कह रही हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ कि वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज़ हुई हैं और जो पाकिस्तान में भी जो स्टडीज़ हुई हैं वो भी ये कहती हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, ये जो है ये वल्नरेबल हैं। ठीक है, तो इन लोगों को तो हर हाल में अर्ली जो है वो कोविड की वैक्सीन ज़रूर लगनी चाहिए। तो डर के आगे ज़िंदगी है, सो प्लीज़ लगाएं। ठीक है, जरूर लगवाएं। अच्छा, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस, सबसे अहम सवाल है ये, बिकॉज पाकिस्तान में हमने देखा आकर कि यहाँ पर हमने सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल करने का मकसद रख के बैठे हुए थे, मगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाना था। लाइक आई चेंजेस हो रही है, किसी को आई चेंजेस हो रही है वो जाके एनक लगवा के आ जाता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। किसी के जो किडनी के कोई टेस्ट नहीं करा रहा, तो बहुत जरूरी उसकी हाई डोजेज दे रहे हैं, हर दवाई गुर्दे से आपके पेशाब के जरिए बाहर जाती है। सही। So we have to find out what is the level of the kidneys, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एंड देन पाउंस हो जाते हैं। किसी का पाउंस हो जाए और पाउंस होने की वजह से अल्सर डेवलप हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ चीज फील नहीं होती। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि अपने फर्स्ट विजिट में बिल्कुल ठीक है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसके पास जाना चाहिए और उसकी इवैल्यूएशन करनी चाहिए, और हमारा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ये उसकी चॉइस है कि उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर अहमद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, डायबिटीज़ के हवाले से काफ़ी अवेयरनेस हमने क्रिएट की। नाजरीन, जैसे कि हमारी गुफ्तगू हुई, डायबिटीज़ एक खुद जानलेवा मर्ज़ नहीं है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल्ड रखें, क्योंकि अगर आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं तो आधी जंग तो आप वहीं पर जीत जाते हैं। बाकी आपने
ये एहतियात करनी है कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और उसके लिए आपने एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़कर अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, वर्कआउट करना है, और हेल्दी रहने के लिए वैसे भी वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।